अच्छा, ये अभी बीच बीच में एक एक स्टूडेंट्स आएगा। आकिब स्क्रीन शो है ना? जी सर शो है। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक, नया टॉपिक है। वो चैप्टर पिछली क्लास में ख़त्म हुआ था, वो नॉन एग्जिट वाला, केस नंबर 1, केस 2, 3, 4, याद है ना कि हमने वहाँ तक काम किया था कि नॉन एग्जिट को एग्जिट कराने के लिए वो इंटीग्रल फैक्टर वाले केसेस डिस्कस किए थे। अब वो स्टोरी वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टाइप आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? और इसमें एक और चीज़ है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होगा ना कि dy बाई डी एक्स होगा, डी डबल वाई डैश या वाई डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, वाई ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिस तरह आप लोगों ने टेलर सीरीज में किया था वो फर्स्ट सेमेस्टर में, याद है ना? तो यहाँ पर जो मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको याद है, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि हमारा सबसे पहला मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल था, फिर होमोजीनियस था, फिर एग्जैक्ट था। अब 4 नंबर टाइप आ गया, कौन सा? लीनियर। और लीनियर के बाद फिर बर्नौली के बाद फिर आपका ये मिड टर्म वाला कोर्स तकरीबन कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे इसमें कुछ और काम है 1-2 वीक का। अभी हमारे पास 3 वीक है इस वीक के अलावा, तो 1 वीक में हमारा ये आ जाएगा बर्नौली, फिर आगे उसमें है वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो तकरीबन 3 टॉपिक्स रहते हैं मिड टर्म तक और 3 आपके पास वीक आते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पूरी कहानी है, ये बर्नौली इक्वेशन तक, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक आपको तकरीबन 90% का कोर्स है। तो आपको मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया भी था, इस स्लाइड्स पर तकरीबन मैंने 5 मिनट डिस्कशन किया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके डिफरेंट फॉर्म आते हैं। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कौन सा होगा, ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया था क्वेश्चन। फिर होमोजीनियस कैसा होगा, एग्जैक्ट कैसा होगा, और एग्जैक्ट के अंदर फिर नॉन एग्जैक्ट भी आया था। बाकी कैसा आया? जी सर। तो हमने 3 नंबर क्लास तक, ये क्लासेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लासेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन क्लासेस से ये अंदाज़ा होता है, ये फ़ायदा होता है कि जब आपको क्लास का पता हो तो उसको फिर आप आसानी से सॉल्यूशन का तरीक़ाकार भी ढूंढ सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला इक्वेशन कौन सा होगा, ये अगर आपको पता हो तो फिर आप इक्वेशन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल उसको सॉल्व कर सकते हैं। होमोजीनियस का अंदाज़ा कैसे होगा, उसको फिर हम होमोजीनियस मेथड से, होमोजीनियस में हमने वो लगाया था सपोजिशन y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, याद है ना कि? यस। और एग्जैक्ट में हमने इंटीग्रेशन ऑफ m टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म लगाया था। अगर वो नॉन एग्जैक्ट था तो फिर उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया था बाय इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर को फाइंड करने के फिर वो 4 केसेस थे। तो यहाँ तक आपकी कहानी हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ये सीखेंगे ना, आप ये नोट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है। जब वो आइडेंटिफिकेशन आप कर सकेंगे, लीनियर इक्वेशन को आप पहचान कर सकेंगे, तो पेपर में आपको फ़ौरन पता चलेगा कि अगर इक्वेशन लीनियर है तो उसकी सॉल्यूशन का मेथड भी दूसरा कोई और मेथड होगा, मतलब उसका मेथड आपको याद होगा कि लीनियर इस मेथड से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले आपको मैं लीनियर का तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि लीनियर मेथड, लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है। और ये मैंने यही चीज़ दोबारा रिपीट कर दिया कि एक हमने किया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेट किए थे, फिर उसको इंटीग्रेशन किया था और उसको सॉल्व किया था। फिर आगे एक केस हमारा आया था, होमोजीनियस फॉर्म आया था, होमोजीनियस में y बाई एक्स इज इक्वल टू वी लिया था। ये मैं समरी बता रहा हूँ कि हमने पिछला कोर्स हमने कहाँ तक किया। पहला टाइप हमारा क्या था? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल था, हाँ कि? जी सर। फिर हमारा था होमोजीनियस था, होमोजीनियस के बाद फिर हमारा क्या था? एग्जैक्ट था। एग्जैक्ट में यही कुछ चेक किया था कि पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x, और अगर एग्जैक्ट था तो फिर इस पर ये फार्मूला लगाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स बट दोज टर्म इन विच नॉट कंटेनिंग x।
और जो अभी चौथा टाइप आ रहा है, अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट था तो फिर उसको हमने एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया था बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीग्रल फैक्टर एंड देन सॉल्व। तो यहाँ तक कहानी ख़त्म। अभी हमारे पास नया केस शुरू हो गया, कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैंने पिछले कोर्स की आपको पूरा वो डिटेल बता दिया कि अभी तक हमने ये काम किया है, और अभी जो न्यू काम कर रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे पहचान कर लेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। कितने? 3। फर्स्ट कंडीशन ये है कि y और उसका डेरिवेटिव, मतलब y और dy बाई डी एक्स, y और dy बाई डी एक्स, इसकी डिग्री फर्स्ट डिग्री हो, इसकी डिग्री 1 हो, मतलब y का पावर 1 हो और dy बाई डी एक्स का पावर 1 हो, इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री। तो ये पहला कंडीशन है कि y और उसके डेरिवेटिव का पावर क्या हो? 1 हो। मैं y से बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये y वाली बात क्यों कर रहा हूँ? y नॉट x, y की बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ? असल में डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y डिपेंडेंट है तो हम y पर कंडीशन चेक करेंगे, और अगर x डिपेंड है तो x पर कंडीशन चेक करेंगे। तो ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं किस वेरिएबल पर? डिपेंड वेरिएबल पर। आकिब सही है? यस सर। डिपेंड वेरिएबल के लिए आपको मैंने क्लास में बताया था ना कि dy बाई डी एक्स में डिपेंड कौन सा है? dy बाई डी एक्स में डिपेंड ऊपर वाला वेरिएबल डिपेंड होता है, नीचे वाला इंडिपेंड होता है। तो ये जो y है इसका पावर भी 1 होना चाहिए, और ये जो dy बाई डी एक्स है इसको मैंने फुल ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसके ऊपर पावर मैंने 1 लगाया कि इन दोनों का पावर 1 होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन। सेकंड कंडीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर एब्सेंट। इस जुमले का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर एब्सेंट। इस जुमले का क्या मतलब है? आकिब शाबाश जल्दी करो, कोई एक बंदे बताएं। प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर एब्सेंट, इस जुमले का क्या मतलब है? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है कि ज़रब में नहीं होंगे। ये देखिए मैंने जो अंडरलाइन कर दिया, y और डेरिवेटिव प्रोडक्ट में है, तो इस तरह का टर्म आपके पास नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। y उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में ना हो, एब्सेंट का मतलब ये है। अब समझ आ गया? ओके। थर्ड कंडीशन है नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट। ये दो चीजें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। कौन सा? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ इट्स डेरिवेटिव। ये सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देख ले कि मैं ट्रांसेंडेंटल की बात क्या कर रहा हूँ। आपके पास एक फंक्शन होता है log, और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, और एक होता है एक्सपोनेंशियल। साइन थीटा, log x या e पावर x, इन 3 फंक्शन का नाम सुना है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन 3 फंक्शंस में अगर आप देख लें, हम अक्सर लिखते हैं ना log x, कभी हमने ये नहीं पढ़ा log y। ज्यादातर हम log x पुट करते हैं, log x। असल में उस प्रॉब्लम में x हमारा इंडिपेंड होता है, x वेरिएबल हमारा इंडिपेंड होता है। तो ये log या एक्सपोनेंशियल और या ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके साथ ये जो आर्गुमेंट लगा होता है, ये जो वेरिएबल लगा होता है, ये y नहीं होना चाहिए, मतलब साइन y, log y, e पावर y, इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y। ये जो y है ये log फंक्शन में, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होना चाहिए। इस तरह डेरिवेटिव भी log dy बाई डी एक्स, e पावर dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स, इस तरह के फंक्शंस हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या हो गया? जिसके आर्गुमेंट में डिपेंड वेरिएबल आ जाए, जिसके आर्गुमेंट में डिपेंड
वेरिएबल आन। उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये ट्रांसेंडेंटल कहानी नहीं होनी चाहिए। log y, sin y या e पावर y, इस तरह के फंक्शंस हमारे पास नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के फंक्शंस आ गए तो फिर इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। तो इन तीन कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी फेल हो गया तो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको कितनी कंडीशन चेक करने हैं? तीन कंडीशन। एक स्टूडेंट से मेरा स्टूडेंट्स था, तो मैथमेटिक्स की टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो उसने कहा था कि हमें सर अजहर ने लीनियर पढ़ाया था, नॉन लीनियर नहीं पढ़ाया। पता है ये मैं क्यों बता रहा हूँ? असल में नॉन लीनियर का डिफिनेशन नहीं है, लीनियर का है। और लीनियर को फेल कर दो तो वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। कोई एक कंडीशन फेल कर दो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो नॉन लीनियर इसको कहते हैं, जो बंदा कहता है ना कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं होता वो नॉन लीनियर होता है। अब नॉन लीनियर का डिफिनेशन हम कहाँ से लाएं? तो जो इक्वेशन लीनियर नहीं होता वो नॉन लीनियर होता है। तो नॉन लीनियर में ये होता है ना कि लीनियर इक्वेशन की तीन कंडीशन में से या एक फेल होगा, या दो फेल होंगे, या तीनों फेल होंगे। बट एटलीस्ट अगर एक कंडीशन भी फेल हो गया, बस इक्वेशन लीनियर से नॉन लीनियर में चला जाएगा। तीनों जरूरी है सर इसके लिए? तीनों जरूरी है, बिल्कुल तीनों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये मैंने इसका जनरल फॉर्म लिखा है। इस इक्वेशन को गौर से देखें। dy बाई डी एक्स प्लस पी एन टू वाई, और राइट साइड पर है क्यों फंक्शन है। तो अगर इस इक्वेशन में देख ले, इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि y और उसके डेरिवेटिव पर पावर 1 है कि नहीं है? जी सर। y डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है ना? जी सर। और y ट्रांसेंडेंटल में भी नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देख लें। ये मैंने लिखा है ना y डैश प्लस y डैश क्या मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, तो इसमें अगर आप देख लें तो डेरिवेटिव और y का जो पावर है वो 1 1 है, और y डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, और y ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में अगर ये सीकंड x आपको नजर आ रहा है, अगर इसकी जगह पर सीकंड y आता तो फिर ये ट्रांसेंडेंटल होता। तो इसमें डिग्री भी 1 1 है, प्रोडक्ट भी नहीं है और ट्रांसेंडेंटल भी नहीं है, इसलिए इस तरह ये हो गया लीनियर। एक और एग्जांपल को अगर आप देख लें, ये देखें y dy बाई डी एक्स, ये इक्वेशन देख लें। इसमें y और उसका डेरिवेटिव पावर 1 है, y और डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं है, y और डेरिवेटिव ट्रांसेंडेंटल में नहीं है। लिहाजा ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है। या अगर आप इस एग्जांपल को देख लें, dy बाई डी एक्स और y पावर 1 है, प्रोडक्ट में भी नहीं है और ट्रांसेंडेंटल में भी नहीं है, क्योंकि साइन x है बट साइन y नहीं है, काज x है बट काज y नहीं है। और मैं y पर बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x आ गया तो फिर ये तीनों कंडीशन आप x पर चेक करेंगे। किस पर? x पर। अगर फॉर एग्जांपल dz बाई dy है, dz बाई dy, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? या du बाई z है, तो फिर सारे कंडीशन हम z पे चेक करेंगे। तो अब हमें आता हूँ जनरल फॉर्म की तरफ। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है जो मैंने इनसर्कल किया है। dy बाई डी एक्स पहला टर्म होगा, y आपके पास सेकंड टर्म होगा, और राइट साइड पर x वाला कोई फंक्शन होगा। y के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड होगा वो होगा फंक्शन ऑफ x। y के साथ अगर 1 मल्टीप्लाइड है तो p फंक्शन 1 लिखोगे, y के साथ अगर x मल्टीप्लाइड है तो p फंक्शन को x लोगे। मतलब मेरा ये है कि y के फ्रंट पर जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो p होगा, और राइट साइड पर जो रिजल्ट होगा वो कौन सा होगा? वो क्यों होगा? आकिब सही है? तो सवाल ये आता है ना, अब सवाल ये आता है कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, बात नोट करें। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे, और इंटीग्रल फैक्टर ये है कि e के ऊपर p फंक्शन को इंटीग्रेट करें। e के ऊपर p फंक्शन को क्या करें? इंटीग्रेट कर ले। और ये हमने वो इंटीग्रल फैक्टर में तरीक़ाकार में पढ़ा था, वो नॉन एग्जैक्ट में पढ़ा था ना कि e के ऊपर इंटीग्रेशन।
जी सर। जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरा ये इंटीग्रल फैक्टर है म्यू, इसको हम म्यू कहते हैं मैथमेटिक्स में, या इसको लेमडा कहते हैं, या इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। तो ये इंटीग्रल फैक्टर आई डॉट एफ, ये मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। सो द सॉल्यूशन इंटीग्रल फैक्टर ले लो, इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड वाई, इंटीग्रल फैक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाइड करें, वाई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और क्यू फंक्शन ले लें और क्यू फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाइड करें, इंटीग्रल फैक्टर। अब सही है, इंटीग्रल फैक्टर। और फिर उस प्रोडक्ट का क्या ले लें, इंटीग्रेशन। क्या ले लें, इंटीग्रेशन। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन को गौर से देखें, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक इंटीग्रल फैक्टर है और एक क्यू फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले लगेगा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है और उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेते हैं। तो राइट साइड पर इंटीग्रेशन है और लेफ्ट साइड पर इंटीग्रेशन नहीं है। लेफ्ट साइड में जस्ट आपको इंटीग्रल फैक्टर और वाई मल्टीप्लाइड करके लिखना है, और राइट साइड पर इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड क्यू और उसके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ एक सी लगा लें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल फैक्टर सर मालूम करने के बाद उसके बाद ये फार्मूला बस इस फार्मूले में जस्ट पुटिंग करनी है। ठीक। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप जस्ट मुझे ये बताएं कि इसमें p फंक्शन कौन सा है और q फंक्शन कौन सा है। ऑलरेडी लीनियर है, वो मैंने पहले बता दिया, dy by dx प्लस वाई इंटू सीकन एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स। तो p फंक्शन कौन सा है और q फंक्शन कौन सा। सबसे पहले आपको p फंक्शन और q फंक्शन लेना है। यस सर। क्या है, q फंक्शन सर इसमें cos स्क्वायर x है और p फंक्शन y, यस, y के साथ जो x वाला फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है वो p फंक्शन होता है। ठीक है, वाले का तस्टोल आवाज दर्जी पोए के खबरा। यस सर। ओके, तो मेरा p फंक्शन है सीकन x और q फंक्शन है cos स्क्वायर x। अब आप ऐसा करें कि p फंक्शन को e के ऊपर इंटीग्रेट कर ले। ये मैंने p फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लिया, p फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकन आता है log सीकन x प्लस टेंजेंट x। ये फार्मूला है, बस ये याद रख ले, ये कैलकुलस के बुक में ये फार्मूला मौजूद है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकन क्या होता है, log ऑफ सीकन प्लस log ऑफ सीकन प्लस है। अब मैंने इसको e के ऊपर लगाया, ये मैंने जो exp लिखा है ना, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और e के ऊपर भी लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इनटू log ऑफ सीकन प्लस टेंजेंट। लेकिन ये नोट करें कि ये log ऑफ सीकन प्लस टेंजेंट कहां से आया, ये सीकन का इंटीग्रेशन है। और अगर इसको मैं e के ऊपर लगा लूं तो e और log क्या हो जाएगा, असल में ये e मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये e मैंने किस फॉर्म में लिखा है, ये मैंने exp फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो जब आप e को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे ना तो फिर पावर फॉर्म में शो ना करे, फिर इसको साइड पे लिख लो कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल पावर log ऑफ सीकंट प्लस टेंजेंट। तो ये log और ये e कैंसिल हो जाता है, तो दिस इज द इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाइड करें, y के साथ और किसके साथ, q के साथ, y के साथ और q के साथ। हाँ, तो y के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, ये आ गया, और q के साथ लगाया। जैसे ये एक q है और एक इंटीग्रल फैक्टर है। और अब इस प्रोडक्ट का मुझे क्या लेना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन राइट साइड को देख लो, इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया। सीकंड बराबर होता है 1 ओवर cos का, मानते हो ना, यस। और टेंजेंट बराबर होता है साइन बाय cos। ये देखिए मैं इधर लिखता हूँ, सीकंड की जगह पे क्या लिखा, 1 ओवर cos और प्लस साइन बाय cos।
साइन को इससे लिया और कास को मैंने सी से लिया, ठीक है। और बाहर मेरे पास क्या मल्टीप्लाइड है, बाहर मेरे पास क्या मल्टीप्लाइड है, कास स्क्वायर है। इस स्टेप को गौर से देखें, 1 ओवर कास प्लस साइन बाय कास, तो नीचे से साइन को कॉमन, कास को कॉमन कर ले 1 ओवर कास को, तो एक कास यहां से उड़ जाएगा, ए यहां से उड़ जाएगा। आखिर सही है ना? हाँ जी सर। तो वो जो बाहर वाला कास एक पड़ गया उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, कास। हाँ यस सर। और जो बाहर वाला कास था उसको मैंने साइन से मल्टीप्लाइड किया, तो क्या बना, कास 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए और साइन के साथ भी, साइन के साथ। ठीक है। अब देखें कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास का इंटीग्रेशन साइन, हेलो हेलो अकेब, जी सर। आवाज कट रही थी सर, अभी क्लियर है। अच्छा एक मिनट सब्र करिए, 2 बंदे आ रहे, इसको ऐड कर दूं, थोड़ा सा सिग्नल भी हो जाएगा, ठीक। ये कुछ बंदे आए हैं, मोहम्मद बिलाल, यही तो मैं कह रहा था ना कि बाद में नेट पे लोड होता है, तो हम जितना अर्ली क्लास ले ले खामोशी में तो बेहतर होता है, बट आप लोग नींद की वजह से बाद में इंटरनेट बहुत। अच्छा देखें, सर ये थोड़ा रिपीट करें। रिपीट कर रहा हूँ, बाहर वाला कास तो मैंने 1 से मल्टीप्लाइड किया और साइन से मल्टीप्लाइड किया, वो तो समझ आ गया ना, ठीक है। अब कास का इंटीग्रेशन, कास का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन, ठीक है, कास का साइन, कास का साइन। और यहां पर देख ले, यहाँ इस फॉर्मूले को देख ले, मैं फिर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनटू कास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनटू कास। हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, सॉरी लॉगरिथमिक रूल है कि अगर इसके डेरिवेटिव से ये दूसरा आता हो, ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये रूल बताया था कि अगर फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से ये दूसरा आता है तो आप फर्स्ट फंक्शन के पावर के साथ एक 1 ऊपर ऐड करें, एक 1 नीचे ऐड करें, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आखिर ये बताया था मैंने बिल्कुल ऑन कैंपस, जो हमने क्लासेस लिए थे शायद, या ऑनलाइन क्लास में ये फार्मूले बताया था कि जब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट हो और एक फंक्शन के डेरिवेटिव से दूसरा आता हो तो आप क्या करेंगे, वो जिसका डेरिवेटिव आपने चेक कर दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव साइन का कास। तो अगर इस तरह रूल कंप्लीट होता है तो आप साइन के पावर के साथ ऊपर एक 1 ऐड करें और नीचे 1 ऐड करें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये मैंने देखे, मैंने इसके साथ, इसके पावर के साथ ऊपर 1 एक कर दिया और एक 1 नीचे ऐड कर दिया। पावर क्या था, पावर 1 था, तो साइन 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट ये रूल लगाया। अब क्लियर हो गया? जी सर। तो आपने क्या करना है, यस सर। सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन में पी को करना है और क्यू को हाईलाइट करना है। पी और क्यू हाईलाइट करें, पी को ई के ऊपर इंटीग्रेट करें, वो इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा, और इंटीग्रल फैक्टर को फिर सॉल्यूशन वाले फार्मूले में डाल दे। और सॉल्यूशन वाले फार्मूला यही है कि y को इंटीग्रल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करें लेफ्ट साइड पर, और q को इंटीग्रल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करके उसका इंटीग्रेशन ले लें विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो ये होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 1। इसमें आप पहले ऐसा करें कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना, ये स्टैंडर्ड, गौर से देखिए क्वेश्चन को, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये बना। ये मैंने स्टेप नंबर 1 किया। स्टेप नंबर 1 में पहले ये बात होती ना कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि dy बाई डी एक्स टर्म अकेला होगा, y अकेला होगा, और राइट साइड पर एक फंक्शन होगा q वाला। तो यहाँ पर आप p फंक्शन और q फंक्शन को हाईलाइट कर दे। अब आपके पास इक्वेशन ये आ गया। ये इक्वेशन कैसे बना, कि ये इक्वेशन कैसे बना, हाँ ये इक्वेशन बना कैसे, हेलो जी सर। ये बना कैसे, मैंने हर टर्म को x पे डिवाइड किया,
मुझे dy बाई dx वाला टर्म अकेला चाहिए। आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। p इंटू वाई मीन कि y अकेला होगा, उसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड होगा, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा, ये तो मानते हो ना। वो 1 पे हमारा p फंक्शन होगा और dy बाई dx अकेला होगा। ये इक्वेशन जो मैंने इनसर्कल किया है रेड सर्कल से देख ले, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब तक ये फॉर्म नहीं बनाओ तो आप p और q में कंफ्यूज होंगे। तो p और q यहाँ जो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में आप लोगों ने इतना इजी उठाया, वो असल में ये सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में था, लेकिन ये सवाल तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि dy बाई dx अकेला होगा, और अगर ये अकेला नहीं है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, इसके साथ x मल्टीप्लाइड है। मुझे इस x को यहाँ से उड़ाना था, तो इस x को मैंने कैसे उड़ा दिया, मैंने पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड किया, x पे। हाँ, तो अब p फंक्शन कौन सा हो गया, y के फ्रंट पर क्या मल्टीप्लाइड है, खुद सोच ले, y के फ्रंट पर क्या मल्टीप्लाइड है, 1 बाई x। यस तो ये मेरा हो गया p फंक्शन, ठीक है। और राइट साइड पर जो नंबर पड़ा है वो क्या हो गया, वो क्यों फंक्शन राइट साइड पर -4 बाई x है। अब इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर, दिस इज स्टेप नंबर 2। इंटीग्रल फैक्टर p को e के ऊपर इंटीग्रेट किया, दिस इज e और p हमारा क्या है 1 ओवर x। हाँ, यस सर 1 ओवर x इंटीग्रेशन होता है log x, जी सर log और e कैंसल, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या बना, x। अब फार्मूले की तरफ आ जाए, दिस इज लास्ट स्टेप, इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड y। हाँ आकिब सही है। यस सर और राइट साइड पे क्या होता है पता है, जी राइट साइड पे होता है ना, मैं बता रहा हूँ कि ये -4x मेरे, एक मिनट, y राइट साइड पे ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड क्यू फंक्शन क्या है, क्यू फंक्शन बताएं, -4 बाई x। हाँ, ये x और x क्या हो गया, कैंसल, तो 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 का इंटीग्रेशन, यस सर 4 का इंटीग्रेशन 4x नहीं आएगा, आके आएगा ना, एक मिनट सब्र करें। राइट साइड पर इंटीग्रेशन है इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड क्यों, आवाज आ रही है अब, यस जी सर सर एक मिनट मैं ये पोजीशन चेंज कर लूं थोड़ा सा। हाँ हेलो, जी सर ठीक है आ रही है। ओके, तो राइट साइड पर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड क्यू फंक्शन, मेरा इंटीग्रल फैक्टर x है। हाँ आके मानते हो ना, इंटीग्रल फैक्टर x है, और क्यू फंक्शन क्या है, जी सर क्यू फंक्शन क्या है, -4 over x। -4 ओवर x। तो x और x क्या हो गया, x और x कैंसिल हो गया, क्या रह गया, -4 रह गया। -4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जी सर -4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -4 को बाहर कर दे, -4 को बाहर कर दे और अंदर 1 छोड़ दे, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। जी सर तो वो मैंने ये लगा दिया कि -4x प्लस c, बस ये सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो कितनी जी सर पहले मैंने p और q को हाईलाइट किया, फिर p को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल फैक्टर आया, और इंटीग्रल फैक्टर ये केसेस देख लेना। केस नंबर 1, एक ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर p और q को ले लें, और फिर एक स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा करें कि इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करें, और स्टेप नंबर 3 में फिर ये बात करनी है कि y और इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाइड करें, ये इंटीग्रेशन आप शुरू करें, y और इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाइड करें, और राइट साइड पर इंटीग्रल फैक्टर और क्यू फंक्शन का प्रोडक्ट लेकर उसका इंटीग्रेशन ले लें। तो तकरीबन 3 स्टेप में सवाल खत्म होता है। अच्छा, अब ये देख लें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाऊंगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सर इसको भी किसको, cos x पे भी cos x पे डिवाइड करें। जब इसको मैं cos x पे डिवाइड करूंगा तो यहां बनेगा sin बाई cos, और यहां बनेगा 1 ओवर cos।
और साइन बाई कास बराबर है किस चीज का? टेंजेंट का। हेलो जी सर, आवाज कट गई। आ रहा है। हाँ, तो साइन बाई कास बराबर हो गया टेंजेंट का और 1 ओवर कास अपनी जगह पे। हाँ, तो पी फंक्शन कौन सा हो गया? पी फंक्शन टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स। और क्यू फंक्शन 1 ओवर cos x। 1 ओवर कास एक्स। अब मैं इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। मैंने ई के ऊपर टेंजेंट का इंटीग्रेशन ले लिया। हाँ, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब ये आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। टेंजेंट का इंटीग्रेशन, टेंजेंट का इंटीग्रेशन ना संगा कास एक्स, संगा वेचे कास एक्स। तासु तल मर द कैलकुलस खबर है नहीं री गोरे वर्ता जरूरत है मा साइन बाय कास। टेंजेंट मीन साइन बाय कास, सही शो करना। हाँ, टेंजेंट मीन साइन बाय कास। तो साइन बाय कास के इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? साइन बाय कास का ओके। हेलो जी सर। हाँ, साइन बाय कास के इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? हाँ, साइन बाय कास के इंटीग्रेशन मैं बता दूं। बता दें सर। ये देखिए मैंने एक रूल बताया था कि जब क्वेश्चन बटा फॉर्म में आता है तो आप नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले कि ऊपर वाला आता है कि नहीं आता। जिस तरह हम 1 ओवर एक्स की बात करते हैं, 1 ओवर एक्स के इंटीग्रेशन log x होता है ना। हाँ जी सर। तो साइन बाई कास के इंटीग्रेशन क्या होगा? कास का डेरिवेटिव क्या होता है? कास का डेरिवेटिव माइनस साइन। हाँ, मुझे एक माइनस चाहिए, मैंने एक माइनस एडजस्ट कर दिया। जब मैंने माइनस एडजस्ट कर दिया तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस log ऑफ कास, log ऑफ कास। तो ये देखें मैंने लिया है ना नेचर log ऑफ कास। ठीक है सर, ये थोड़ा रिपीट करें इसका। कास का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। मुझे एक माइनस ऊपर चाहिए तो मैंने माइनस को एडजस्ट कर दिया, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, हेलो जी सर, आ रही है। हाँ यस सर। सही है। तो साइन का कास का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन। अब नीचे वाले फंक्शन से ऊपर का डेरिवेटिव आ रहा है तो मैंने नीचे वाले फंक्शन का log ले लिया, log ऑफ कास। और एक ये देखे मैंने लिया है ना ई के ऊपर माइनस फ्रंट पे आ जाएगा और ये माइनस फिर इधर शिफ्ट कर लो, ये माइनस फिर इधर log से ऊपर शिफ्ट करो, ये log रूल है। अब ई और log कैंसल तो कास पावर -1 और कास पावर -1 से क्या बना? 1 ओवर कास एक्स बना। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल फैक्टर बना कास एक्स। अब फार्मूले की तरफ आ जाओ। इंटीग्रल फैक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाइड किया? y के साथ। और इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाइड करे क्यों फंक्शन के साथ? इंटीग्रल फैक्टर मेरे पास क्या है? 1 ओवर कास एक्स और क्यों कितना है? क्यों भी सर 1 ओवर cos x है। अच्छा 1 ओवर कास है। ये देखिए मैं पुटिंग कर रहा हूं। 1 ओवर कास और 1 ओवर कास से क्या बनेगा? 1 ओवर कास स्क्वायर बनेगा और 1 ओवर कास स्क्वायर बराबर है सीकंड स्क्वायर का। ये देखिए 1 ओवर कास स्क्वायर बराबर है सीकंड स्क्वायर का और सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको असल में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में फिर इशू आ रहे हो, ये फर्स्ट सेमेस्टर का काम है, इसलिए मैंने यहाँ पर सीकंड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाया है। टेंजेंट या साइन बाय कास का इंटीग्रेशन लिया है माइनस नेचर log ऑफ कास। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारा डिटेल पढ़ा था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो लास्ट स्टेप है इसको गौर से देखें।
इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड क्यू फंक्शन। तो इंटीग्रल फैक्टर मेरा 1 ओवर काज है और क्यू फंक्शन भी 1 ओवर काज है। 1 ओवर काज और 1 ओवर काज से 1 ओवर काज स्क्वायर आ गया और 1 ओवर काज स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। सो 1 ओवर काज स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है टेंजेंट। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यों है? हाँ, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यों है? असल में टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, बस ये बात है। मैंने वजह बता दी और फिर आपको जब ये भूल जाए तो ये वीडियो फिर प्ले करें, डिस्कशन वाली ये पोर्टल पर मौजूद होती है। तो अगर लेक्चर में कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो मैंने हर पॉइंट को डिस्कशन के दौरान बताया है और डिस्कशन लिंक में क्लास ख़त्म होती ही पोर्टल पर आपके पिछले जो 4 वीक का काम हुआ है हर वीक का डिस्कशन ये लेक्चर लिंक वहाँ पर मौजूद है। तो ये हो गया उसका जी सर, ये लीनियर का हो गया। अगर इसमें कोई मुश्किलात है तो फिर इंशाल्लाह कमिंग क्लास में इसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर।